नमस्कार, 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। आज की पहली बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड से है, जहां राज्यपाल ने नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। अब आगामी सभी परीक्षाओं में ये कानून लागू होगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को सवालों को घेरे में लिया है। उन्होंने आज कमलनाथ से अपना अगला सवाल पूछा है। तीसरी बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने कई विकास कार्यों की सौगात दी। चौथी और आखिरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखा है और सवाल उठाए हैं। क्या है वे सवाल, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। तो पहली बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में सख्त नकल विरोधी कानून का अध्यादेश जारी किया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस अध्यादेश 2023 पर मुहर लगा दी है। सरकार को उम्मीद है कि इससे आगे घटनाओं में कमी आएगी। इस कानून के तहत अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट सिस्टम नकल कराने पर दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। साथ ही उसे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। बता दें कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं पर नकेल लगाने के लिए सरकार सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद राज्यपाल के पास उन्होंने भेजा था। राज्यपाल ने इसे गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के भीतर इस कानून को हरी झंडी दिखा दी। तो आपको बता दें कि अब उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून का अध्यादेश जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस अध्यादेश 2023 पर मुहर लगा दी है। सरकार को उम्मीद भी है कि इससे अब आने वाली जो भी परीक्षा होंगी जिनमें नकेल कसी जाती थी उनमें शायद कमी आ जाए। आपको बता दें कि इस कानून के तहत अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट सिस्टम नकल कराने पर दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। साथ ही उसे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। बता दें कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं पर नकेल लगाने के लिए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद में राज्यपाल के समक्ष उसे पेश किया था, राज्यपाल को भेजा था और राज्यपाल ने भी इस मुद्दे पर, इस मामले पर गंभीरता दिखाई और 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और इस विधेयक को पास कर दिया। यानी कि अब उत्तराखंड में जितनी भी परीक्षा होती थी, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी, उनमें अब अगर कोई नकल करता पाया गया या कोई संस्था नकल कराती हुई पाई गई तो उसे उम्र कैद की सजा होगी। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। हाल ही में उत्तराखंड में एई और जेई के पेपर लीक मामले में काफी विवाद बढ़ा था। एई और जेई के पेपर लीक हुए थे, जिसके बाद से ही जो अभ्यर्थी थे वे काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। और अगर हम कुछ दिन पहले अगर नजर डालें तो कुछ दिन पहले ही छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था पेपर लीक मामले में, तो पुलिस कर्मियों ने उन छात्रों पर लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया था और देश भर में छात्रों के समर्थन में कई नेता, कई राज्य मंत्री भी आ रहे थे और सभी का ये कहना था कि छात्रों की मांग जायज है। बता दें कि उत्तराखंड में कुछ दिन पहले पेपर लीक हुआ था, एई और जेई का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद से प्रशासन भी इस मामले पर गंभीर बना हुआ था। और अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो अभ्यर्थी तभी से आक्रोशित नजर आ रहे थे। कुछ दिन पहले ही अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और उन सभी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। उत्तराखंड में राज्यपाल ने एक विधेयक पास किया है, नकल विरोधी कानून को पास कर दिया है और इस कानून से आपको क्या लगता है
कि आने वाले समय में अब जो भी परीक्षाएं होंगी, क्या उनमें नकल नहीं होगी? कितनी रोकथाम कर पाएगा ये विधेयक? मैम देखें, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस कानून के प्रभावी होने के बाद उसका कितना इफेक्ट है, कितना असर आएगा। लेकिन ये जरूर है कि कानून की जो सरकार की जो मंशा है और सरकार की जो नीयत है जी, वो इस कानून में नजर आती है, क्योंकि इस कानून में सजा के बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं। आप देखें कि 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड, आजीवन कारावास और अलग अलग तरह के बहुत कड़े प्रावधान इस कानून में किए गए हैं कि जिस तरीके का आपका अपराध होगा उस तरीके की आपको सजा मिलेगी। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार की मंशा साफ है कि जो प्रदेश के अंदर जो नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, जो गड़बड़ जाला हुआ है, उसको किसी न किसी तरीके से उस पर अंकुश लगाया जाए, किसी न किसी तरीके से उस पर रोक लगाई जाए। क्योंकि इस तरह के अपराध और इस तरह की घटनाओं ने जो है पूरे देश में जो है उत्तराखंड को शर्मसार किया है। तो सरकार सरकार का जो रुख है वो इस कानून से नजर आता है कि सरकार का रुख जो है बहुत सख्त है। क्योंकि सरकार पहले से कह रही थी इस बात को कि इतना सख्त हम कानून बनाने जा रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से जो 10 फरवरी को जो हमारी कैबिनेट की बैठक होनी थी वो हो नहीं पाई। मुख्यमंत्री जी ने बताया इस बात को, और वो कैबिनेट जो है पोस्टपोन्ड हो गई आगे। तो सरकार को इन बिटवीन ही जो है ये अध्यादेश लाना पड़ा। सरकार अध्यादेश लेके आई और उसको राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी और उसको वो भी कर दिया गया है कि अब जितनी भी परीक्षाएं जो होंगी उत्तराखंड के अंदर वो सारी की सारी इस कानून से ही आच्छादित होंगी, इस कानून के अधीन ही होंगी। तो अब देखिए, कोई कानून आया है, जब वो इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा, प्रभावी होगा और उसके अधीन जब परीक्षाएं होंगी तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि उसका कितना प्रभाव रहता है। और ये नकल माफिया है जो इनका सिंडिकेट बन गया है पूरा का पूरा, ये पूरा कोकस बना हुआ है, इस पे इसका कितना असर होता है तो आने वाले समय में मालूम चलेगा। बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा कि ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये जो अध्यादेश पास किया गया है, अध्यादेश जारी किया गया है, इसका कितना असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसके सजा की बात करें तो देखिए, उम्र कैद की सजा और साथ में 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी है। क्या लगता है कि क्या उम्र कैद की सजा वाकई में जायज है? मैम देखें कि अमूमन जो कायदे कानून बनते हैं उनमें वैसे इतना कड़ा प्रावधान नहीं होता, खासतौर से जो हम नीति की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि सरकार की मंशा इसके पीछे क्या है कि आप देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो भर्ती हो रही है उस भर्ती में भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है। मतलब हर एक ईंट के नीचे हर एक भ्रष्टाचार निकलता हुआ आ रहा है। तो इसमें पिछले 23 वर्षों में जितनी भी जो भर्तियां हुई हैं सब भर्तियों में गड़बड़ जाला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक की सरकारें इनको रोकने में नाकाम रही हैं पूरी तरह से। और नाकाम रहने के पीछे ये है कि अपराधियों को आप सख्त सजा नहीं दे पाओगे, अपराधियों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर पाओगे तो उनके हौसले बुलंद होते रहेंगे। मुझको साफ है कि किसी न किसी तरीके से मतलब एफर्ट करके पूरा मतलब प्रयास हो सरकार से कुछ लगाया जाए। जी नीरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर जो भोपाल से है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने इंदौर नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 650 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए गए हैं। बिजली प्लांट के लिए 350 करोड़ की जरूरत थी। तो वहीं प्रदेश के अन्य शहरों में भी ग्रीन बॉन्ड के जरिए विकास कार्य करने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा सीधी में हर गांव में 9 लोगों को चयनित कर रहे हैं जिन्हें ग्राम रत्न सम्मान दिया जा रहा है। और आखिर में कमलनाथ से एक बार फिर सवाल पूछा और कहा कि कांग्रेस ने वचन पत्र में जैविक खेती के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया था, अच्छे बीज देने को कहा था, लेकिन जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आखिर क्यों कुछ नहीं किया। कि मध्य प्रदेश कई नवाचार कर रहा है, उसमें से एक हमारे इंदौर नगर निगम का नवाचार। इंदौर ने नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड, इंदौर में बिजली का खर्चा नगर निगम का उन्होंने तय किया कि उस खर्च को कम करने के लिए नर्मदा जी का जल खरगोन जिले के जलूद से आता है, वहाँ वो सोलर पावर प्लांट लगाएंगे और उसके लिए 60 मेगावाट का, उसके लिए बिजली की जो जरूरत, उसके लिए पैसे की जो जरूरत है
वो ग्रीन बॉन्ड जारी करके उससे इकट्ठा करेंगे। तो इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया और 2.5 घंटे के अंदर ही कर। मित्रों, अब कांग्रेस की हालत के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, वो आपस में ही कह रहे हैं। मैं जरूर जो सवाल पूछता हूं, फिर ये उल्लेख करते हुए कि जनता को ये जानना जरूरी है कि वोट लेने के लिए जितनी चीजें लिखनी थी सब लिख दी गई, लेकिन जो कहा गया, जो वादे किए गए, वो पूरा करने के लिए कभी कदम नहीं उठाए गए। एक वादा किया था कमलनाथ जी आपने, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा। अब विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही वो भूल गए थे। आपने जो कहा वो आपने किया नहीं। तो दूसरी बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। इसी के साथ उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साधा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता विवेक सिंह जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले तो बात करेंगे जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि 650 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें, जिस तरीके से इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड का आदेश जारी किया था और उसको लेकर अगर हम बात करें तो इंदौर में जो बिजली का प्लांट लगाया जाना है उसको लेकर एक ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था और कहीं ना कहीं बिजली की बचत को लेकर और खपत को लेकर यह बॉन्ड जारी किया गया था। किस तरीके से बिजली को सुरक्षित रखा जाए और किन कम खर्चों पर इसको सुरक्षित रखा जाए और किस तरीके से आपूर्ति की जाए। अगर हम बात करें, जो बिजली का प्लांट लगाया जाना है वह 305 करोड़ की लागत से लगाया जाना है, लेकिन जैसे ही इंदौर के नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया तो अगर हम बात करें तो 650 करोड़ से ज्यादा का ग्रीन बॉन्ड अभी एमओयू साइन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंदौर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जिस तरीके से स्वच्छता के मामले में इंदौर लगातार 6वीं बार नंबर बनाया है और अब ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से कहीं ना कहीं जो 650 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो बिजली की बचत है या फिर बिजली का जो प्लांट लगाया जाना है उसको लेकर कहीं ना कहीं अच्छी खबर कह सकते हैं कि अभी 2 दिन बकाया हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जिक्र किया है। 4 दिन का बॉन्ड जारी किया गया था, कितने एमओयू साइन होते हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं अभी 2 दिन के अंदर अगर हम बात करें तो 650 करोड़ रुपए का एमओयू अगर साइन हुआ है और अभी 2 दिन बकाया है, तो निश्चित रूप से इसकी राशि और बढ़ सकती है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रसन्नता जाहिर की है। जी बिल्कुल विवेक, इसी के साथ में पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हाल ही कुछ दिनों पहले से ही सीएम जो है हर रोज कमलनाथ से एक सवाल पूछते हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने एक पूर्व सीएम से सवाल पूछा है। देखिए, चूंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियां आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देती हैं। भाजपा की तरफ से भी शुरू हो चुका है और बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की तरफ से भी शुरू हो गया है। सीएम ने एक और सवाल पूछा है, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस ने वचन पत्र में जैविक खेती के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया था, जो कि पूरा नहीं किया। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें, जिस तरीके से 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और कांग्रेस ने एक वचन पत्र जारी किया था जिसमें तमाम वचन दिए गए थे, उसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक एक वचन पत्र पीसीसी चीफ यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कुछ वादे किए थे और कितने वादे पूरे करने थे, वह वादे आखिर क्यों पूरे नहीं किए हैं। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सवाल पूछ रहे हैं और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैविक खेती को लेकर सवाल किया है कमलनाथ से कि जैविक खेती को लेकर विशेष पैकेज किसानों को देने की बात वचन पत्र में कही गई थी, लेकिन वह विशेष पैकेज कांग्रेस की सरकार जो 15 महीने की रही उसमें नहीं दिया गया है। इसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। सवालों को लेकर अगर हम बात करें तो कुछ सवालों के जवाब कमलनाथ देते भी हैं। इसका जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार कर चुके हैं कि जब कमलनाथ से सवाल किए जाते हैं तो वह सवालों के जवाब नहीं देते हैं और कई बार हालांकि कमलनाथ ने सवालों के जवाब भी दिए हैं। और
सवाल पूछते हैं। अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी सवाल किया था कि 18 सालों से अगर 15 महीने के, माफ कीजिएगा, 15 महीने की कमलनाथ की सरकार को अगर छोड़ दें, कमलनाथ ने इस बात का जिक्र किया था कि हमारी 15 महीने की सरकार को छोड़ दें, उसके बाद 18 सालों से बीजेपी की सरकार है और उसके बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की 15 महीने की सरकार से सवाल कर रहे हैं। यह आखिर कैसा सवाल, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवालों को लेकर सियासत जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक एक कर सवाल दर सवाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से कर रहे हैं और उसका जवाब मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो सवाल किया है भाई जैविक खेती को लेकर किया है और कहा है कि जब 2018 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब सवाल किया कमलनाथ से कि जब कांग्रेस की सरकार थी और वादा किया गया था कि जैविक खेती को लेकर किसानों को विशेष पैकेज दिया जाएगा, लेकिन वह पैकेज नहीं दिया गया। और साथ ही सीएम शिवराज ने यही भी आरोप लगाया पीसीसी चीफ कमलनाथ पर के आखिर वादा करके वह जैविक खेती ही भूल गए कि आखिर जैविक खेती होती क्या है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है, ऐसे में सवालों की सियासत लगातार देखने को मिल रही है और एक के बाद एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल भी कर रहे हैं। जी विवेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो छत्तीसगढ़ से सीधा आप तक पहुंचा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम तामा शिवनी स्थित भेंट मुलाकात स्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। यहां जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक खुमरी पहनाकर और कृषक हल भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम बघेल ने वन गमन परिपथ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की ओर से क्रियान्वित श्रीराम वाटिका और अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राम वन गमन पथ को उत्कृष्ट बनाया जा रहा है। चंपारण को भी राम वन गमन पथ में जोड़ा गया है। उन्होंने भूमि पूजन के पश्चात क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी। तो तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम तामा शिवनी स्थित भेंट मुलाकात स्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार के साथ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। यहां जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक खुमरी पहनाकर और कृषक हल भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम बघेल ने वनगमन परिपथ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की ओर से क्रियान्वित श्रीराम वाटिका और अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राम वन गमन पथ को उत्कृष्ट बनाया जा रहा है। चंपारण को भी राम वन गमन पथ में जोड़ा गया है। उन्होंने भूमि पूजन के बाद में सभी क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं और इस बार वे भेंट मुलाकात कार्यक्रम करने के लिए ग्राम तामा शिवनी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से बात की, जनता को कई विकास कार्यों की सौगात दी। बता दें कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव है, अलर्ट नजर आ रही है। अगर हम सीएम भूपेश बघेल की बात करें तो सीएम भूपेश बघेल लगातार हर रोज कई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते हैं और जनता को कई सारी सौगातें भी देते हैं। कई करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन करते हैं, शिलान्यास करते हैं। इसके अलावा जनता से रूबरू होते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी सभी समस्याओं का हल करने के निर्देश भी देते हैं। आज भी इसी तारतम्य में वे ग्राम तामा शिवनी पहुंचे, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम उन्होंने किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के राज्य गीत अरपा पैरी के धार के साथ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अलावा उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी और जनप्रतिनिधियों ने यहां सीएम भूपेश बघेल का पारंपरिक खुमरी पहनाकर और कृषक हल भेंट कर स्वागत किया था। सीएम बघेल ने वनगमन परिपथ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की ओर से क्रियान्वित श्रीराम वाटिका और अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता निशा द्विवेदी जुड़ गई हैं। निशा, जैसा कि देख सकते हैं कि सीएम भूपेश बघेल हर रोज ही नई नई विधानसभाओं में जाकर भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते हैं। इसी के चलते आज भी वे ग्राम तामा शिवनी पहुंचे, जहां उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया और जनता को कई सौगातें भी दी हैं। जी, मुख्यमंत्री भूपेश
बघेल तामा सिवनी में जो है जन चौपाल लगा रहे हैं। अभनपुर विधानसभा का दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कई बार हमने देखा है कि भेंट मुलाकात के कार्यक्रम के तहत अलग अलग विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। 60 से ज्यादा विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। पहले हमने देखा कि 4 अलग अलग विधानसभाओं संभागों के दौरे पर थे और अब रायपुर संभाग के अभनपुर में है। वहां पर रामगमन वन पथ के माध्यम से जो चंपारण में श्री राम की मूर्ति का भव्य अनावरण कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री उसमें भी शिरकत कर रहे हैं और इसी के तहत आम जनता को भी संबोधित कर रहे हैं। किसानों से मिल रहे हैं, जो महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनसे मिल रहे हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों से चर्चा कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है विकास कार्य वो चल रहे हैं और कहां पर दिक्कत आ रही है। अलग अलग जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे भी देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करेंगे और उनके कामकाजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो राय अलग अलग जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी दे रहे हैं, उन पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा कर रहे हैं। समीक्षा बैठक हम देखते आ रहे हैं कि अधिकारियों की समीक्षा बैठक जिस प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो समस्याएं प्रदेश के मुखिया के तहत रखी जा रही हैं आम लोगों की, उन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो सके। ऑन स्टेज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देखा गया है कि वो तुरंत ही तत्काल प्रभाव से जिस प्रकार निर्णय ले रहे हैं और जो निर्णय वहां से नहीं हो सकते उनके लिए जिस प्रकार से वो आदेश जारी कर रहे हैं वो बड़ी बात है। अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी का जो मुद्दा था उस पर भी बातचीत की। हमने देखा कि 110 लाख मैट्रिक टन का जो लक्ष्य रखा गया था उसके करीब सरकार पहुंच चुकी थी और इसी के साथ जो पुरानी पेंशन स्कीम की योजना जो छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है उस मुहिम को भी सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिख रहे हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के क्षेत्र में जिस प्रकार काम कर रहे हैं, पहले हमने देखा कि गोबर से छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग लघु उद्योग है वो शुरू कर रहे थे, उसके बाद गोबर से बिजली बनाई जाने लगी और अब गोबर पेंट की जो यूनिटें हैं वो शुरू हो गई है। अब तक 12 यूनिट पूरे प्रदेश भर में जारी की गई है और आगामी दिनों में देखने को मिलेगा कि 30 से ज्यादा जो यूनिटें हैं वो शुरू हो जाएंगी। गोबर पेंट से जो सरकारी भवन है उनमें रंगाई पुताई का काम भी शुरू हो गया है। तो कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसे जो मुख्यमंत्री के सपने थे वो साकार होते हुए दिख रहे हैं और आम जनता को जिस प्रकार इससे संतुष्टि मिल रही है और आगामी दिनों में भी देखने को मिलेगा कि कई निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसे कर रहे हैं जिनसे सीधा सीधा जो लाभ है वो किसानों को, महिलाओं को और बच्चों को मिल रहा है। आगामी बजट भी जो है कुछ ही दिनों में पेश होने वाला है, उसमें भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार महिलाओं और किसानों जो कि प्रमुख रूप से है और बच्चों के लिए क्या खास होगा। जी नैन्सी। जी निशा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और अब बढ़ेंगे चौथी और आखिरी बड़ी खबर की ओर जो मध्य प्रदेश भोपाल से आपको बता रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। उन्होंने सवाल किया है कि मध्य प्रदेश में कितना इन्वेस्टमेंट आया और कितने रोजगार उपलब्ध हुए, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम ने आज तक नहीं बताया कि एमपी में कितना इन्वेस्टमेंट आया है। इसका मतलब है यूपी के सीएम पर उद्योगपतियों का विश्वास है, वो ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन एमपी के मुख्यमंत्री पर इन्वेस्टरों का भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज ने एमपी में आपातकाल लागू कर दिया है, कांग्रेस के लोगों को सिंधिया जी के कहने से जिला बदर करवा रहे हैं। उन्होंने कहा निजी बैंक में सरकारी राशि जमा नहीं की जाती, फिर भी नगरीय निकाय के अधिकारी निजी बैंकों में पैसा जमा करवा रहे हैं जिससे ज्यादा ब्याज मिल सके। इस मामले को वे विधानसभा में भी उठाएंगे। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को पत्र लिखकर ये जानना चाहा है कि उत्तर प्रदेश की समिट होती है, इसमें प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ लगभग 32 लाख करोड़ का निवेश आया है और 95 लाख नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, ऐसा स्पष्ट तय हुआ है। परंतु मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने पिछले जनवरी के द्वितीय सप्ताह में भी इन्वेस्टर्स मीट की, माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाकर सम्मानित करने का काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अभी तक ये घोषणा नहीं की, इस प्रदेश की जनता को बताने का उम्मीद नहीं समझी और उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कितना निवेश मध्य प्रदेश में आया है और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर देश और विदेश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का विश्वास है।
तो चौथी और आखिरी बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह जुड़ गए हैं। विवेक, जैसा कि पहले भी कहा था कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है, पत्र लिखा है उन्हें। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें, जिस तरीके से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और वहां पर जो रोजगार को लेकर जो एमओयू साइन हुए हैं और साथ ही इसको लेकर गोविंद सिंह ने निशाना साधा है मध्य प्रदेश की सरकार पर कि मध्य प्रदेश में भी अभी पिछले माह ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं कर रहे हैं कि कितना मध्य प्रदेश में निवेश आया है, कितने हस्ताक्षर हुए हैं और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दौरान अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि जो देश और विदेशों के उद्योगपति हैं वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जता रहे हैं और वहां पर जो निवेश आया है उसकी स्पष्ट जानकारी भी दी गई है और कितना रोजगार लोगों को मिलेगा इसकी भी जानकारी दी गई है। लेकिन मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर्स मीट की जानकारी मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है। इसी को लेकर अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और जानकारी मांगी है कि जो पिछले माह जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था उसमें कितना निवेश मध्य प्रदेश में आएगा और कितना रोजगार युवाओं को मिलेगा, इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि जनता को भी पता चले कि आखिर सरकार ने जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था उसमें कितना निवेश अब मध्य प्रदेश में होने वाला है और कितने युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। इस दौरान कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी डॉक्टर गोविंद सिंह ने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और मध्य प्रदेश में भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हुए थे वर्चुअली और संबोधित भी किया था। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब सवाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट पर आकर खड़ा हो गया है कि आखिर अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कितना निवेश होता है और कितने युवाओं को रोजगार मिलता है। इस पर अब कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है और इसको लेकर एक पत्र भी जारी किया है। जी विवेक, की तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ आर, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।